और चलिए आपको सीधे लिए चलते कर्मयोगी कार्यक्रम में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की मनोभावना के आधार पर, और उनके मनोभावना तो क्या कहें, सरकार के चलाने के, सुशासन के सारे प्रयोगों को हमने अपनी आंखों के सामने दृष्टिपात होते देखा है 2014 से। और उस भाव को नीचे तक उतारने का एक बड़ा संकल्प लेकर के आज हम यहाँ इस सभागार में मौजूद हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच हमारे अभिभावक के नाते से हमारी इस व्यवस्थाओं को, सरकार की सारी व्यवस्थाओं को आपके माध्यम से हम सुशासन के लिए नीचे जाने जाते हैं। माननीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब के मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। वाकई ये आज अद्भुत क्षण है। इस अवसर पर अभी अभी जो अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं अद्भुत इस पूरे संयोजन की केवल सुनकर के आपके समान इसकी अपनी अंदर की जो तरंगे उठ रही थी उसका एहसास कर रहा था। जो भाव आ रहे थे, उन भाव के पीछे जो भावना छिपी है वो भावना वाकई अद्भुत है। मैं इस अवसर पर आपकी इस पूरी भावना के लिए हमारे डॉक्टर प्रोफेसर के राधाकृष्णन जी, जो आपने बात रखी है भगवत गीता योग, 5,000 साल पहले भगवान मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके कर्मवाद की जो शिक्षा उन्हें दी है, आज वो हमारे बीच पुनः ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा हमारे बीच आ गई भगवान कृष्ण की, जिसके भाव के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। उस गीता के 18 अध्याय के एक एक श्लोक के माध्यम से हम सब उसकी तरफ समझने के लिए जा रहे हैं। और हम केवल नहीं जा रहे हैं, ये पूरा देश, और देश तो क्या दुनिया उस तरफ देख रही है, जिसके अब आधार पर हमारे भारतीय दर्शन की दुनिया में एक विशेष साख रही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमारे प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी, जो आप मिशन कर्मयोगी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और आपने कितनी सुंदर बात कही कि ये भाषाओं की भाषा को तो वास्तव में गुलदस्ता है हमारे लिए। भाषाओं से तो भारत की भाषा नहीं है, ये भूषण है, आभूषण है इस दुनिया को जानने समझने के लिए। और भाषा से तो और आगे बढ़ता है, हमारे यहाँ भाषा भी है, बोलियां भी है हमारी। जब इसके नीचे तक जाते हैं तो मनोभावना भी है, मूक भाषा भी है। कोई एक बात तो है नहीं भारतीय संस्कृति की। लेकिन ये सच्चे अर्थों में आज इस पूरे आयोजन के लिए हमारे बीच माननीय हमारे शिक्षा मंत्री, मैं आपको बधाई देना चाहूँ इंदर सिंह जी परमार को। हमारा विभाग में जब छोड़ के आया उससे और आगे ले जा रहे हैं माननीय इंदर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी है, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच जेएनयू की माननीय, हम तो अब कुलगुरु बोलते हैं, हम आपको कुलपति के नाते से बोल दें थोड़ा अपराध होगा, लेकिन ये हमने हमारी परंपरा बनाई कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु करें। और कुलगुरु को हमने संबोधित किया, माननीय महामहिम का आशीर्वाद हमको मिला। अब हमने सभी सरकारी और प्राइवेट जितने भी विश्वविद्यालय सबको कुलगुरु से सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के श्रीमान अशोक कड़ेल साहब, आपके माध्यम से भी बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन, ऐसे विविध प्रकार की चीज़ें हमारे बीच आती है। प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, डॉक्टर विक्रांत तोमर जी, अनुपम राजन जी, केसी गुप्ता जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी स्वनाम धन्य माननीय कुलपतिगण, कुलगुरुगण, हमारे सभी प्रकार के डीन, सभी प्रकार के आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जब कर्मयोगी की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण की बात निश्चित रूप से आपने शुरुआत की और मैं भी उसी पे जाना चाहूँगा। हम सब उनके एक एक अध्याय, 18 अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय में जिस प्रकार से वो बात रखते हैं और जिस प्रकार से वो बात करते हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि ये, और एक अच्छी बात ये भी है, उन्होंने कहा मैं भले ही लोग मेरे को अपने ढंग से देखते हैं, जब वो कहते हैं कि ये जो तुमको दिख रहा है, मैं इसके पहले भी कृष्ण तत्व कहाँ है, जब सूर्य नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, मैं उस समय भी था। तो ये जिज्ञासा जब वो बाल सुलभ हम सबकी भी जिज्ञासा होती है। भगवान कृष्ण तो अभी तो कल की तो बात है, जब वो वसुदेव देवकी जी के आंगन से सुधानंदन बनते हुए दुनिया देख रही थी, तो उनको लगा कि ये कौन सी दुनिया में पहुंचा दी है, कहाँ की बात कर रहे हो, ये सूर्य चंद्र के पहले आप कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे हो गया कि मैं अपनी योग स्थिति से
और मैं क्या, इस पृथ्वी पर जो भी जिसको भी आना है, सबका अपना समय रहता है और सबका समय होने में कर्मवाद से, कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। उसमें मैं भी हूँ और आप भी हो। इसलिए उसके पहले फिर कहाँ-कहाँ है नदी, पहाड़, पर्वत, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश की भी चमक में वो दिखाई देते हैं। ये जो बात मानी गई है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अक्षरशः सिद्ध की है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है ऋषि और मुनि, इससे सारी बात ध्यान में आ जाएगी। मुनि वो जिनने अपने विशेष मार्ग का संकल्प लेकर के अपनी आध्यात्मिक साधना की तरफ अपना पूरा जीवन एकाकी रूप से, वो बजाय गृहस्थाश्रम में जाने के वो अपनी उस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि परंपरा भी हमारे यहाँ, ऋषि गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन ऋषि गृहस्थ होने के बाद में भी वो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं के बलबूते पर वो अपनी सारी जिंदगी इस प्रकार से जीते हैं। ये इसी भाव को आगे बढ़ाकर, जिसको हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, कभी वो हमको वैज्ञानिक दिखाई देते हैं, कभी हमको आचार्य दिखाई देते हैं, कभी चिकित्सक दिखाई देते हैं, कभी शिक्षक दिखाई देते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो काम का खुद श्रेय नहीं लें। जिसको एक और गीता में ही बात समझाने का प्रयास किया कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म में कर्म वो जिसको, कर्म तो जिसने भी जन्म लिया है, सांस लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। अब ये कभी कभी नादान लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये जो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो ऐसा कर्म ही क्यों करो। तो जिनको समझ जैसी है वो वैसी है, अब उनके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन कौन है जो कर्म करने से बचेगा? कर्म तो सबके होंगे, लेकिन कर्म करने में परमात्मा ने हमको किस प्रकार सा, उदाहरण से एक समझाना चाहूंगा कि हमारे अपने परमात्मा जैसे नदी बह रही हो, नदी बहते बहते और उसमें से लोटा भर के हमने अपने पास रख लिया, तो नदी लोटे में आ गई। लेकिन लोटे में नदी आ गई, इसका मतलब परमात्मा की आत्मा हमारे में समाहित हो गई। अब हम अपने कुछ भी काम करें और हम भगवान पर दोष देंगे कि भगवान को लगता है, भगवान को नहीं लगता है, भगवान को लग भी नहीं सकता है। ये उसी प्रकार से है, वो हमारे अपने सारे जो भी कर्म अकर्म, जो भी अपने हमारे अपनी आचरण के आधार पर की जाने वाली गतिविधि से, जैसे जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल का पता नहीं चलता, वह जल कहाँ गया। फिर वापस बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा। वो जो जर्फ जल और बर्फ के उदाहरण से हमको समझ में आएगा। परमात्मा हमारे बीच में आ गए, लेकिन हम जैसे बर्फ बन करके वो हमारे अपने आप को कर्म पे डाल देते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो हम अपने अपने कर्म से जिस स्थान पे हम जो पहुंच गए, उस काम को उतने आत्मीयता के साथ करें, तल्लीनता के साथ करें, आनंद के साथ करें। और उस आनंद के साथ करते तो करने वाले एक नहीं है, हर युग में, हर कल्प में, हर समय हमारे यहाँ इतनी गौरवशाली परंपरा है। आर्यभट्ट से लगा करके चारवाक और पता नहीं सब प्रकार की दुनिया, जिसको जैसा लगा उनने अपने अपने भाव बना करके अपनी बात रखी है। समाज में कम से कम भारतीय संस्कृति की विशेषता है, कई अतिरंजित बातें उसको भी सुनने का समर्थ समाज हमारा है, और सही बात को सुनने का समाज भी हमारा है। लेकिन अच्छी बातों को, नूतन नवीन बातों को अपनाते हुए अच्छी बातों की तरफ प्रेरित करना और खराब बातों को छोड़ते जाना, इसलिए सनातन का भाव हमारे बीच में आता है। और वो सनातन का भाव हमको लगातार चिरंतन रूप से आगे बढ़ाता है। इसलिए कितना आश्चर्य लगता है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत हमारे बीच में अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में विकास की बात करते हुए, ये कर्म की तो बात है, जब अपना वैज्ञानिक मंगलयान में फेल हो जाते हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका एक तरह से हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते कि जाओ आगे बढ़ो, चिंता मत करो, फिर प्रयास करना। ये कर्मवाद के सिद्धांत की तो बात करते हैं। ये कितना अच्छा लगता है कि हमारी खिलाड़ी कोई कारण से मेडल के लिए उसका वजन कम ज़्यादा हो जाता है, कोई बात नहीं बच्ची, चलो आगे मेहनत करना, फिर आपको बढ़ाएंगे। तो ये जो लगातार कर्मयोग की जो बात कही गई है, खास करके इसमें जो अंदर का भाव है, तो निष्काम भाव से, अहंकार रहित होकर के, निस्वार्थ भाव से हमारे बीच में कर्तव्य और ईमानदारी से निष्ठा के साथ काम करने की, कर्मयोग के माध्यम से केवल कर्मचारी अधिकारी वाला भाव नहीं हो, सच्चे अर्थों में कर्म में डूब करके हमारे काम के आधार पर अपने जीवन को भी सफल करना और उसका राष्ट्र के साथ, राज्य के साथ तालमेल करना, तादात्म्य करना। इसलिए कदम कदम पे हमारी संस्कृति केवल स्वार्थ की नहीं, हमारी संस्कृति में हर बार उसी प्रकार से देखा गया है। जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ तो अब बना, इसको तो हम प्रारंभ से करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम किसी कितनी प्रकार से एक नहीं अनेक अनेक बार विश्व का कल्याण की बात करते रहते हैं।
मानवता की बात करते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय भी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला या उज्जैन का हम सांदीपनि आश्रम की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर किसी भी देश ने अगर किसी पे आक्रमण नहीं किया, तो आक्रमण न करने का कारण भी है कि ये हमारे बीच में भले अश्व का योग घोड़ा तो हर बार दौड़ते दिखाई दिया है विश्व में, लेकिन केवल उनको अपने हाल पे छोड़ करके आपने अपनी प्रजा का ठीक से ध्यान रखना और हमारी उस भाव को बनाते हुए कि हम समूचे लोग अपने अपने स्थान पर समूची मानवता के लिए जीवित हैं। इसलिए प्रकृति के साथ यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे उस भाव को लेके चलने वाले कि परमात्मा ने ये पृथ्वी ही नहीं, हम तो ब्रह्मांड की भी सम्मान के साथ निगाह से देखने वाली दृष्टि की अपेक्षा रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस अवसर पर जब ये इतना अच्छा हमारा सेशन चल रहा है और इसमें आपने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मध्य प्रदेश को लीड लेने की बात कही, तो हम तो हमने कहा ही है कि हम तो कान्हा को लेके चलने वाले लोग हैं, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं जब उनने बीज मंत्र यहाँ से दिया है। उसी भाव को तो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसके लिए भी मिशन कर्मयोगी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे आप कुछ विद्वान दे देना, हम एक कमेटी बनाने की घोषणा करते ताकि ठीक से इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, इस भाव को भी रखेंगे। और जैसा कि कहा गया, अब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने मनोभावना व्यक्त की है कि हमारे राज्य के अंदर 2020 से हमने नई शिक्षा नीति लागू की, लेकिन जो वर्तमान के दौर में जब भाषा की इस प्रकार की बातें आती है तो कोई बात नहीं, जिनको जैसी बात करना वो राजनीतिक दृष्टि से करते होंगे, लेकिन हमको तो राष्ट्र नीति के आधार पर भाव सोचते हैं। तो हमारे यहाँ पे राज्य के विद्यार्थियों के लिए भी केवल हिंदी में नहीं, तमिल, तेलुगु ऐसी राष्ट्रीय भाषा में भी पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। जो बच्चे इसमें जाएंगे उसको उस तरह से विशेष अंक दे करके उनको प्रोत्साहन देंगे। ये सब भाषाओं का गुलदस्ता हमारा है और ये भारत की भाषाएं, हमको इस पे गर्व होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सच्चे कर्मयोगी की तरह जिस तरह से वो देश के प्रति सेवा कर रहे हैं, हम सब उनको आदर्श मानते हुए विकसित भारत को, अपने विकासशील भारत को विकसित भारत की दिशा में मिशन 2047 तक उस भाव में ले जाए जिसकी आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर सबका अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और दिव्य सज्जनों, आज माननीय राज्यपाल महोदय जिस भावना के साथ, जिस सर्वसमावेशी मानसिकता के साथ इस पूरी कार्यशाला के शिल्पी बने हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। सभी को नमस्कार। कर्मयोगी कार्यशाला में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय आयोग मध्य प्रदेश भरत शरण जी, उपस्थित मंचासीन सभी महानुभाव, अधिकारीगण, आप सब उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलगुरु, कुल सचिव और भाई और बहनों, यह कर्मयोगी विषय पर राष्ट्र के भविष्य निर्माताओं के बीच चिंतन, सही समय पर सही पहल, आयोजन से जुड़े सभी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। आप तालियां तो बजाओ, आपको मैंने तो साधुवाद दिया। ताली बजाने में कंजूसाई कर रहे हैं सब आप। हम सभी देख रहे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इतिहास के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से साफ दिख रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आपको विश्वास नहीं है क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, नेटवर्किंग, परिवहन सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार, अर्थव्यवस्था की प्रगति तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इंडिया और क्लीन ग्रीन इंडिया ने दुनिया में भारत की नई पहचान और साख बनाई है।
इतिहास साक्षी है कि आज के विकसित देश जापान, जर्मनी, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया भी 4-5 दशक पूर्व ऐसे ही मोड़ पर आया था, जहां से उन्होंने एकजुट होकर एक मत प्रयास होते राष्ट्र विकास की नई इबारत लिखी है। आज हमारा देश भी उसी मोड़ पर है जहां से हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। जरूर है कर्तव्यनिष्ठ समर्पित नागरिकों ही। आज की यंत्रवत जिंदगी में मानसिक तनाव और जीवन शैली जन्य रोगों से हमारी कार्यदक्षता और क्षमता पर जो दबाव पड़ रहे हैं, उन सबसे कर्मयोग जीवन दर्शन के अभ्यास के द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। दैनिक जीवन में उच्चतर उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने का कर्मयोग वह रास्ता है जो व्यक्तिगत प्रगति उन्नति के साथ समाज सुधार और सेवा का प्रभावी साधन है। आज की दुनिया में कर्मयोगी बनने के लिए काम की प्रकृति चाहे जो भी हो, व्यक्तिगत लाभ की इच्छा, परिणाम, सफलता और असफलता की चिंता के बिना लगातार कार्य करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी होता है। कर्मयोग पथ के अभ्यासी को शुरू में परिणामों की चिंता, समाज की अपेक्षाएं, मान्यताएं और दैनिक जीवन की व्यस्तताओं में समय की कमी आदि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समय प्रबंधन के द्वारा कर्तव्य पालन, ध्यान, साधना तथा चिंतन के नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से सौ दूर जाती है। शिक्षा के तीर्थ स्थलों के प्रमुख आप सभी से अपेक्षा है कि कर्म योग के सिद्धांतों पर शिक्षण, शोध कार्य के साथ ही विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर स्वैच्छिक सेवा गतिविधि को और अधिक प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवन में स्थिर भाव से कार्य संस्कृति के द्वारा शैक्षणिक समुदाय के भीतर करुणा, सहानुभूति और परस्पर सहयोग की मजबूत बनाए। कर्मयोग के सक्रिय अभ्यास से कार्य और रिश्तों के में आनंद भाव प्राप्त करने वाले कर्मयोगी शिक्षाविदों के प्रयासों को उजागर कर उनके सम्मान की पहल करे। आशा है कि कार्यशाला चिंतन कर्मयोग के वैचारिक व्यवहारिक आयामों को प्रकाशित कर निस्वार्थ कर्तव्य पालन कर्मयोगी के निर्माण का मंच बनेगा। हम आज मैंने देखा है करीब करीब 8 सेशन चलेंगे। बहुत से विद्वान यहाँ है, उनको सभी को समय मिला है और आपसे गोष्ठी करेंगे। कई बात ऐसी है होती है, आप तो सब कुलगुरु है, कुल सचिव है, बहुत से जीवन में आता जाता रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये विषय तो हमारे ध्यान में है ही, नया क्या है उसमें। मगर बहुत सी बातें हैं, थोड़ा सा मन को, मैं ऐसा समझता हूं मैं तो राज्यपाल हूं, सर्वस्व हूं, नहीं, मैं एक समाज का अंग हूं। समाज की बहुत सी जिम्मेदारी मेरी और शिक्षा जगत के लोगों से समाज को बहुत बड़ी अपेक्षा है। आपकी बुद्धि शक्ति को, ये देश को बहुत जरूरत है। उसमें आप कैसे सहयोगी बने, कैसे समाज हमको तैयार करना है, आने वाली पीढ़ी 2047 में विकसित भारत हमको कैसे बनाना है। प्राइम मिनिस्टर ने सभी सारे भारत के बच्चे को अपने अपना सुझाव देने के लिए बोला। कई बच्चों ने लिखा है और स्वामी विवेकानंद की जी जयंती में 3000 जितने विद्यार्थियों के साथ उन्होंने गोष्ठी किया है कि हमको देश को विकसित बनाना है। आपके मन में क्या पड़ा है? मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अभी ऐसा हुआ, सबका प्रयास, हम सभी लोगों का प्रयास से हम कैसे ये देश को 21वीं सदी ले जाने के और विश्व गुरु की कल्पना जो हमने किया हुआ है, उसमें आपका कैसा सहयोग रहेगा, उसमें ज़्यादा है। आज के ये कार्यशाला को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और आने वाले समय में हम बहुत अच्छी तरह ये देश की और समाज की सेवा कर सकेंगे।
ये मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में सभी का आपका स्वागत करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। इससे पहले कि अब हम आज के इस समारोह के अंतिम चरण यानी कि आभार की ओर अग्रसर हों, सूचना यह है कि इसके बाद चाय का अंतराल होगा और पुनः आप सब इस सभागृह में आएंगे और जो समानांतर तकनीकी सत्र हमारे निर्धारित हैं उसमें आप अपनी उपस्थिति इसी तरह से बनाए रखेंगे। आभार के लिए हम बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे राजभवन के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री के.सी. गुप्ता जी को। आभार के बाद राष्ट्रगान होगा। अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। विशिष्ट अतिथि हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक आदरणीय श्री कड़ेल जी हैं और इसके अलावा हमारे मंचासीन प्रदेश पेंशनर महासंघ के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी हैं, जो विश्वविद्यालय स्तर की संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी उसके अध्यक्ष माननीय कालिका यादव जी हैं, और हमारे युवा साथी गुरदेव जी हैं जो कि प्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके आज का कार्यक्रम का आरंभ करें। देखो 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 क्यों कहा मित्रों, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा, उनका सकारात्मक रुख रहा कि अनेक बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय समस्त शासकीय विश्वविद्यालय कर्मचारी, शिक्षकों और अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा और उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए जो उन्होंने वादा किया था, हम सभी लोगों से कई बार हम लोग उनके पास गए थे, उन्होंने कहा था, एक उनका वाक्य याद आता है कि जितना आप मांग रहे हो उससे ज्यादा हम देंगे। और शासकीय आदेश को आप देखें तो उसमें उनकी भावना परिलक्षित होती है। तो एक बार हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। और भारतीय परंपरा के अनुसार हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। निवेदन है प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी से, जो मध्य प्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय संस्थान के महाध्यक्ष हैं, वह कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें।
प्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय संयुक्त समिति के संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर कालिका यादव जी से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री गुर्जर जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। प्रोफेसर कालिका यादव जी से निवेदन है कि आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय कड़ेल साहब, जो हमारे इस प्रयासों को उन्होंने हमेशा एक ऊर्जा प्रदान की और उसको हम साकार कर पाए, उनका स्वागत माननीय कालिका यादव जी से निवेदन है करें। प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी से भी निवेदन है कि कड़ेल साहब का स्वागत करें। मित्रों, जैसा कि हम सबको विदित है, आए दिन हम किसी मीडिया के माध्यम से, अखबारों से मध्य प्रदेश के प्रगति की यात्रा के बारे में अवगत होते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है कि मध्य प्रदेश को और विकसित राज्य बनाए और पूरे भारत में इसको एक अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करें। इसका एक प्रमाण आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। अगर उसके बारीकियों पर आप ध्यान दें तो न केवल उससे प्रदेश की प्रगति निरंतर बढ़ेगी, बल्कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश के जीडीपी में वृद्धि होगी। इस तरह के अनेक नवाचार मुख्यमंत्री जी काफी मंथन के बाद प्रैक्टिकल रूप से इसको करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आप हमेशा मध्य प्रदेश के प्रगति के बारे में सोचते हैं, युवाओं के प्रगति के बारे में सोचते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर कालिका यादव जी से आज के इस समारोह में स्वागत उद्बोधन के। आप सभी लोगों का मैं मध्य प्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय संघर्ष समिति की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं श्री कड़ेल साहब का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचासीन प्रोफेसर गोपाल जी शर्मा, भाई राकेश जी और प्रोफेसर के त्रिपाठी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि काफी संघर्ष के बाद हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7वें वेतनमान से पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी की ओर से और अपनी ओर से आदरणीय का बार बार अभिनंदन करता हूं। यही हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से 20 फरवरी 24 को मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था कि सर, अभी तक हम लोगों को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है, तो आपने कहा कि चिंता न करें, आप जितना सोच रहे हैं, जितना मांग रहे हैं, उससे आपको ज्यादा मिलेगा। और इसको आपने करके दिखाया। हम सभी लोगों के लिए हमारी चिंता को ध्यान में रखते हुए आपने यह महती भूमिका निभाई है। कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दावत पैदा, चमन में दी दावत पैदा। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और प्रदेश में इस तरह का नेतृत्व पैदा हुआ है जो कि गरीब गुरबों और सभी लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं। मैं आप सभी को
आप देखते हैं जैसे यथा नाम तथा गुण, हमेशा मैं प्रोफेसर शर्मा जी से कहता रहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा भगवान कृष्ण की तरह ही मुस्कुराते रहते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप किसी जगह देखेंगे सर हमेशा कितनी भी कठिन परिस्थिति हो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उन्हीं का भाव है जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुक्तता नाम प्राणी नामार्थिनाशम। मैं लोगों के कल्याण के लिए मैं प्रयास करता हूँ, ऐसा उसका भाव है। न मुझे राज्य की कामना है न स्वर्ग की कामना है। मेरी कामना है कि दूर दुखियों का प्राणी मात्र का जो कष्ट है उसको मैं दूर कर सकूं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। मध्यप्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय पेंशनर्स कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक, अब ये संघर्ष समिति बोलना कि नहीं बोलना आप बता दो। बैनर पे तो लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, पुराना बना होगा। मैं अपनी ओर से एक तो ये जो आपका पेंशनर समिति है, क्या है कर्मचारी संघ क्या है? है ना? एक आप और आप वो दूसरा कौन सा है? वो कहा है 1-1 लाख दोनों को देने की घोषणा करता हमारे द्वारा आज ही आप दोनों के बैंक अकाउंट की पासबुक ले आना, है ना? तो हमारे पास में कुछ फंड भी चाहिए। आज तो नहीं, मैंने तो इसलिए कहा प्रारंभिक रूप से अब अपन मीटिंग करते तो बाद में फिर वो भत्ता बनता है कि बनता है। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके आदरणीय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष पेंशनर महासंघ, इस अवसर पर हिंदी गणित अकादमी के माननीय अध्यक्ष संचालक श्रीमान अशोक कड़ेल जी, माननीय प्रोफेसर कालिका प्रसाद जी यादव साहब, मैं आपकी भावना जरूर जानता हूँ, लेकिन परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा कोई मौका आता है जब कोई मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे नहीं है कि यशस्वी प्रधानमंत्री की अपनी उनकी लिए बहुत बड़ी कृतज्ञता है कि हम जैसे सामान्य किसान और मजदूर किसी गरीब परिवार से निकलकर आज इतने बड़े पद पे पहुंचा दे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आभार मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी के सभी नेताओं, जाने अनजाने भी भूल से भी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि बहुत महत्व की है। वैसे तो मंत्री बड़ी बात है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ, मैं मंत्रियों से भी पूछता हूँ और मैं भी जानता हूँ। माननीय राकेश जी यहाँ बैठे हैं, राकेश गुजर जी अध्यक्ष मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का। मैं जिस दिन मंत्री बना था शिक्षा मंत्री, तो ऐसे मेरे कई लोगों ने कहा कि अब आपकी आफत है, क्या हो गया? बोले यहाँ जो ये मंत्री बने शिक्षा मंत्री के, फिर ये सब एसोसिएशन उनके प्राण लेते हैं तो वो भागे फिरते हैं। कभी इधर अधिकारी खींचेंगे, कभी कर्मचारी खींचेंगे, कभी विद्यार्थी खींचेंगे, और ये बीच का शिक्षा मंत्री का एक बड़ा चुनौती का काम रहता है। मैंने कहा देखो भगवान की दया से मैं एक बात जानता हूँ, और मैं अपने आप उस चीज को अपने मंत्रियों से भी कहता हूँ। मंत्री कौन? जिसको सब मंत्र आए वो मंत्री, नहीं तो काहे का मंत्री। इस तरह से ये सारी चीजें परमात्मा ने अच्छे मन से हमने करने का काम लिया, तो ये सब चीजों के मंत्र आते ही हैं। अब ये अलग बात है कि मैं मंत्र सिखाता हूँ पर वो पंचतंत्र की कहानी भूल जाते हैं। एक कहानी थी ना, क्या थी? शिकारी आता है, दाना फैलाता है, वो कहानी बड़ी अच्छी है। बार बार तोतों को शिकारी पकड़ के ले जाता है, तो इसके कष्ट से बड़े गुरु जी को, वहाँ जंगल में रहने वाले ऋषि को खराब लगा, तो उन्होंने कहा ये कहाँ तुम्हारे प्राण लेते रहते हैं, तो इनको पहले सावधान कर दो। उनको सिखाने लगे
भैया तुम अपने लिए एक ध्यान रखना, ये शिकारी आता है, दाना फैलाता है, जाल में फंसाता और पकड़ के ले जाता है। और ये मेरी बात गांड बांध लो, उन्होंने सब गांड बांध दी और सबको बोलने लगे। फिर शिकारी आया तो वो जाल में फिर फंस गए और जाल में फंसे फंसे बोलते रहे शिकारी आता है, दाना फैलाता है। मैं ये आपको आंदोलन की कोई बात कर रहा था तो आप मेरे सामने तो मत सुनाओ कि मैंने कहा था। तो आपसे मैं वहां तो मेरी मुक्ति चाहूंगा। जब मैं मंत्री था तब था, आप तो मुख्यमंत्री हो। मैं तो आपसे एक अच्छा एक उदाहरण दूंगा, मुझे ध्यान में आता है। एक व्यक्ति को अपने एक परिचित की कठिनाई में उसको बड़ा मदद करने की इच्छा हुई कि इसको मदद कर देखिए क्या हो गया। तो मैं कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा धनराशि चाहिए, मेरे को उस समय की तत्कालीन व्यवस्था में 1-8 लाख रुपए दिला दो, मेरे को काम कर चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो कम है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र है वो तुम्हारी मदद कर देंगे। तो मैं मित्र के पास भेज देता कि उनके पास चले जाओ। वो मित्र के से मिले, बोलो भाई क्या कहना है? तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ी तकलीफ है, मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए। तो मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा कम सुनाता, मेरे कान पे पास आके बोले जरा क्या बोलना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ कठिनाई है, मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए। मैंने कहा मेरे को इस कान से कम सुना था, तो इधर आके बोल। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर बोलने का चांस लिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तकलीफ है, मुझे 1 लाख रुपया। अब यहाँ आके कहा, इस दूसरे कान पे बोला कि 2 लाख रुपए चाहिए। पहले इसमें तो 1 बोला, फिर 2 बोला। तो उन्होंने कहा एक काम कर, इधर बोला वही सही था, आपके हो जाएगा। अब मैं आपके कौन से कान से सुनूं? मुझे ये शिक्षा मंत्री वाले कान से सुनूं कि मुख्यमंत्री वाले? तो मेरी अपनी ओर से भाषण तो देना नहीं, हो गया मेरा भाषण पूरा। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना। आने वाली गुड़ी पड़वा की वर्ष प्रतिपदा आने वाली है, और ये बात सही है कि ये विश्वविद्यालय अब सामान्य नहीं है, ये शासकीय विश्वविद्यालय, इसमें कोई फर्क नहीं। ये हमारे विश्वविद्यालय की केवल 2 श्रेणी है, निजी विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय, बीच में कोई कुछ नहीं। इसके अलावा और इसीलिए इस दिशा में हमारे लगातार प्रयास भी चल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने कहा कि जो मीटिंग का निर्णय का पालन नहीं हुआ कैबिनेट का, वो मैं देखूंगा कैसे नहीं हुआ, वो जरूर करेंगे। आज इस अवसर पर आपने जन्मदिन की बात कर ली, तो मैं भी बता देता हूँ कि जन्म तो अभी सब आपका भी हुआ है, आज ही है, इसी समय है मालूम। जितने बैठे हो सबका अभिकाल जन्म हुआ, जितने भी बैठे आप सबको बधाई देगा। अरे एक सांस ऊपर गई नीचे नहीं आए तो भारत माता की जय है। गाय का दिन में गाय का साल, किसने देखा क्या देखा? हर सांस में जन्म नहीं, इसलिए सांस में जन्म है। तो सबका जन्म समय हुआ क्या? नहीं अभी हुआ। कोई बिना सांस के जिंदा रह सकता है क्या? हमारे लिए परमात्मा ने ये आमतौर पर मोटे दिन, अगर मोटे तौर पर देखो 21,500 सांसें आदमी के लिए लिखी है। इसलिए ये सांस की गिनती भी परमात्मा ने अपने पास रखी है। और आप देखना जिसका अंत समय आता, कभी कभी बहुत तेज सांस लेता है तो बच्ची कुछ हिसाब किताब करता रहता है। जितना सांस ले रहा है छोड़ना है वो सब हिसाब आता है, समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन मैं आज तो अब से आपके बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब शिक्षा परिवार के लोग हैं जिनने लंबी सेवाएं दी अपने प्रकार से, और विश्वविद्यालय को भी हम समर्थ बना रहे हैं। आने वाले समय में कोई विश्वविद्यालय अपने
लिए आर्थिक रूप से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, ये प्रबंधन करें। सब प्रकार के नए कोर्स खोलते हुए सभी व्यवस्थाओं के लिए परंपरागत तो चलाते रहेंगे, इसलिए आपने देखा होगा सभी संकायों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और सर आपके लिए भी कह रहा हूं, हमारे ऐसे विश्वविद्यालय जो भविष्य में और कृषि तो चालू किए ही, आपने तो कर दिया है एग्रीकल्चर, गए जमाने पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलेगी, एग्रीकल्चर हमने सब सरकारी विश्वविद्यालय में खुलवा दिया। अब हम मेडिकल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मेडिकल के लिए भी आपके हित की बता रहा हूं, आप मेडिकल कॉलेज खोलो, हम आपको हॉस्पिटल देंगे, केवल हॉस्पिटल की व्यवस्था, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज में खर्चा हॉस्पिटल का आएगा। और अंदर की बात, हॉस्पिटल आपको देंगे, तनख्वाह सरकार देती रहेगी, वो विश्वविद्यालय से दिलवाएंगे हॉस्पिटल का धन। आप खाली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के बैनर तले परीक्षा लो, परीक्षा की पूरी फीस आप लोगे, परीक्षा की फीस आपसे नहीं लेंगे, वो आप अपने विकास के लिए लगाओ। और वहां के डॉक्टरों की तनख्वाह बनका हम देते रहेंगे, जो हमारी सरकार के हॉस्पिटलों में आज भी। इसलिए अपने अपने विश्वविद्यालय क्या है, जिसमें अगर सारे कॉलेज नहीं हो तो काय का विश्वविद्यालय, ये तो गलत बात हो जाती है। इसलिए हमारे सब विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स चलाए। और अभी तो डेयरी टेक्नोलॉजी का विक्रम विश्वविद्यालय को बताया है, आप भी चलाओ, जो जहां आप जिधर बैठे, ये सारी आय तो इतनी हो जाएगी कि अवेरे नहीं जाएगा, तो आपकी तिजोरी से पट के नोट निकलेंगे। काय के चक्कर में पड़े हैं सारे काम। और विश्वविद्यालय के बाद धन आएगा तो धन का सदुपयोग ही होगा, गलत क्या है। हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर विश्वविद्यालय अपने समर्थ हो, उनके अपने सभी प्रकार के मनोभाव जो उनके उद्देश्यों के लिए उस दिशा में समर्थ करना है। मुझे पूरा भरोसा है, हम सब मिलकर के अपने सामने मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का अच्छे से अच्छा राज्य बना के नंबर 1 के स्थान पे पहुंचाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। थोड़ा सा मुझे मैंने फिर कहा कि तुरंत निकलना है, इसलिए